नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर में उन्होंने जो कोलिजियम है, कोलिजियम के बारे में बात की। इसके अतिरिक्त जो नई बात हुई वो ये है कि सीजेआई की उपस्थिति में इतना बड़ा हमला आज तक किसी ने नहीं किया है, जो वाइस प्रेसिडेंट माननीय धनखड़ साहब ने किया है। उसका कारण भी हो सकता है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि माननीय धनखड़ साहब चूँकि जुडिशल फील्ड से ही आते हैं, चीफ जस्टिस मतलब वो सीनियर एडवोकेट रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए स्टेक होल्डर भी हैं। क्योंकि जजेस अपॉइंटमेंट के मामले में अगर कोई 2-3 स्टेक होल्डर्स बनते हैं तो वो एक सरकार बनती है, दूसरा जुडिशरी बनती है और तीसरा एडवोकेट्स बनते हैं, जिनके बीच में से लॉयर्स मतलब जिनके बीच में से लॉयर्स निकाल कर जज बनाए जाते हैं। और वो जजेस का कोलेजियम हम सब जानते ही हैं कि उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के मामले में बहुत सारे प्रश्न पहले उठ चुके हैं, कई सारे जजेस भी कोलेजियम पर प्रश्न खड़े कर चुके हैं। अच्छा, बात ये आती है कि पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष से केंद्र की सरकार है। कोलेजियम तब भी था, कोलेजियम के खिलाफ एनजेएसी पास किया गया था, कोलेजियम ख़त्म किया गया था। 5 जजों की बेंच में वो केस गया था। 5 जजों की बेंच ने एनजेएसी को अवैधानिक घोषित कर दिया था 2015 में। तो 2015 में जब ये घोषित किया गया, उसके बाद भी 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं। तो 7.5 वर्ष के बाद अचानक नए चीफ जस्टिस के आने के बाद ही इतनी तेज़ी से किरण रिजिजू साहब या सरकार की तरफ से ये जो हो रहा है, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इतनी बड़ी स्तर पर और बड़े लेवल पर उन्होंने कह दिया और सीधा सीजेआई की उपस्थिति में कह दिया। दूसरा ये भी है कि जो 25 अपॉइंटमेंट नए भेजे गए थे, उनको वापस कर दिया केंद्र सरकार ने। मतलब आप सोचिए कि पहले 10 अपॉइंटमेंट को लेकर जो 10 छूट गए थे, केंद्र सरकार ने वो फाइलें रख ली थी, आज तक वो डिसाइड नहीं किया। उस पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और उसमें केंद्र सरकार को उन्होंने कहा था कि भाई आप नहीं कर सकते ऐसा, आप रोक नहीं सकते, आप अपॉइंटमेंट करना चाहिए, उस पर जवाब दीजिए। ये जवाब आता केंद्र का, उससे पहले ही वो 25 फाइलें लौटा कर, मतलब रखी नहीं, रखी का मतलब कंसिडर करेंगे, देखेंगे तो वो पॉकेट वीटो टाइप की होती, वो 25 फाइलें सुप्रीम कोर्ट को लौटा कर केंद्र सरकार ने एक मैसेज दिया और साफ मैसेज था कि भाई अब ये ऐसा स्वीकार नहीं होगा, अब ये लगातार कोलिजियम नहीं चलेगा। और उसी के साथ साथ किरण रिजिजू साहब ने हमला कर दिया। फिर उसके बाद उस पर जो वार्ता शुरू हुई तो नवभारत चैनल पर बात करते हुए हरीश साल्वे साहब ने कर दिया कि संसार में कहीं नहीं सुना। अभी उपराष्ट्रपति जी ने कह दिया। तो बात ये आती है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार के नुमाइंदे हैं, ये इतनी तेज़ी से एक्टिव क्यों हो गए, वो बात मुझे समझ में आई। समझ में ये आई कि जो इस समय के माननीय चीफ चंद्रचूड़ साहब हैं, वाई डी चंद्रचूड़ साहब, तो चंद्रचूड़ साहब 2 वर्ष के लिए, मतलब नवंबर या दिसंबर में, डेट नहीं रिसाइकिल कर पा रहा हूँ, 2024 में केंद्र सरकार के चुनाव हो चुके होंगे, उसके बाद जाएंगे। मतलब केंद्र 2024 में जो सरकार बैठेगी वो 6 महीने चल भी लेगी, तब वो रिटायर होंगे। और इस पीरियड में सुप्रीम कोर्ट के 19 जजेस रिटायर होंगे। आप सोचिए कि 34 की टोटल स्ट्रेंथ में से 19 जजेस रिटायर होंगे, तो 19 जजेस की रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस करेंगे। इन 2 वर्षों में 19 जजेस अगर जो जाते हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, 19, आप सोच लीजिए कि 24 महीने हैं और 19 जज, हर महीने लगभग 1-2 अपॉइंटमेंट होने हैं। हाईकोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाईकोर्टों में भी अपॉइंटमेंट होने। तो जब सुप्रीम कोर्ट में 19 जजों के अपॉइंटमेंट एक साथ होने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के दिमाग में ये बात आनी स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कोलेजियम से ना होकर मिलजुल कर हो, या कोई एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाई जाए। क्योंकि पूरा देश, भाई 2022 का अंत चल रहा है, 2023 शुरू होने वाला है, 2024 में चुनाव है मई में, तो 1.5 साल रह जाता है। उन 1.5 सालों में 6 महीने सरकार पहले से चुनाव में चली जाती है, 6 महीने पहले से चुनाव में चली जाती है, तो सरकार के पास ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ 1 वर्ष बचा है। और इन 1 वर्षों में जो जनता के बीच में आक्रोश है वो ये है कि भाई सबका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सबकी प्रक्रिया पारदर्शी है, तो फिर
जजेस की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं है? 5 लोग बैठकर कैसे भारत का भविष्य लिख सकते हैं? कैसे भारत में जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? इसलिए जनता के इस आक्रोश को पूर्ण करके मुझे लगता है कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को दुरुस्त करके, इस प्रोसीजर को फ्रेश करके, या मैं कहूँ ट्रांसपेरेंट करके, जब ये प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इस प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट करके सरकार चुनाव में जाएगी और इस बार 2024 के चुनाव में ये एक उपलब्धि की तरह गिनाएगी। अब 2024-2019 में सरकार बनने के बाद केंद्र की 370 उसकी उपलब्धि है, CAA उसकी उपलब्धि है, और मुझे लगता है उसके रूल्स भी तब तक बन चुके होंगे। ट्रिपल तलाक उसकी उपलब्धि है, और इस तरह के असंख्य केसेस, या पाकिस्तान की बर्बादी जो इस समय चल रही है वो उपलब्धि है। G20 का सम्मेलन भारत में उस समय 2023 में हो रहा होगा, उस चुनाव से जस्ट पहले वो, और चुनाव मतलब G20 का सम्मेलन भारत में होगा, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि वो नवंबर दिसंबर में होगा, और जनवरी नवंबर दिसंबर में ही सरकार चुनाव में जाने वाली है, फिर वो कुछ और कर सोच नहीं सकती। और इस सारे प्रकरण को सरकार 2024 के चुनाव में कैश करवाएगी। उसमें से एक प्रकरण ये भी होगा कि हमने जुडिशरी को या अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो कैसे काम करना शुरू करें? तो काम तो ऐसे ही होगा कि कुछ फाइलें वापस होंगी, कुछ फाइलों में असहमति होगी, लॉ मिनिस्टर देश में माहौल बनाएंगे और स्टेक होल्डर्स इस पर एक्शन लेंगे। तो मनी धनखड़ साहब स्टेक होल्डर हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके पास सॉवरेंटी है, और सॉवरेंटी मतलब वो सोल अथॉरिटी है। जो सोल अथॉरिटी होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी प्रश्न करने का अधिकार नहीं है कि आपने कैसे कह दिया। दूसरा, ये कोर्ट के अंदर का प्रोसीजर नहीं है, ये तो एक कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में पहले CJI बोले और CJI के बाद उपराष्ट्रपति जी बोले। तो जब आप सोच लीजिए कि CJI जिस समय बोलेंगे, जनरली ये होता है कि CJI सबसे बाद में बोलते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति होने के नाते CJI पहले वक्ता के रूप में बोले, बाद में प्रेसिडेंशियल भाषण हुआ होगा वाइस प्रेसिडेंट साहब का। वाइस प्रेसिडेंट साहब वहाँ खड़े हुए और उन्होंने जो बातें, जैसा उनका स्वभाव है, वो बड़े मिलाकर बात करते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, लोगों के मन को वो पहचानते हैं, लेकिन फाइनली वो वहाँ पर आ जाते हैं जो उनके मन में चल रहा होता है। तो इस कार्यक्रम में जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, इस कार्यक्रम में मनी धनखड़ साहब ने डॉक्टर LM सिंघवी मेमोरियल लेक्चर नई दिल्ली में दिया, और उसमें उन्होंने कह दिया, साथ में जो कहा, उन्होंने कहा भाई संसार में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के मन में कुछ ऐसा नहीं होगा कि अपॉइंटमेंट इनके वैसे हो। मैंने उसमें पिछला एक लेक्चर दिया था, उसमें ये भी कहा था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 103, जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 है, उसमें बहस करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि नहीं, जो जनता चुनकर जिनको भेजती है उनके द्वारा इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, संसद के द्वारा उसका कानून बनना चाहिए। जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, जबकि KT शाह साहब ने उसमें अमेंडमेंट दिया था कि चीफ जस्टिस को पावर दे देनी चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट जजेस या जो और जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कर सकें। या कुछ लोगों ने ये भी सलाह दी थी कि कंकरेंस होनी चाहिए, यानी कि दोनों की कंकरेंस होनी चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो और सरकार भी शामिल हो। कंकरेंस का मतलब भी उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा बात वही है कि अगर चीफ जस्टिस मना कर देगा तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, वो तो एक ही बात हो गई, अपॉइंटमेंट बाय द चीफ जस्टिस और विद द कंकरेंस। तो उन्होंने कहा नहीं, कंसल्टेशन हो सकता है कि चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन लिया जाए, कि भाई उसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ क्या है, लेकिन अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कोर्ट के हाथ में नहीं दिया जा सकता। भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होने के नाते ये होना चाहिए। अब भारत में डेमोक्रेसी है तो वो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा, बड़ी क्लैरिटी से कहा, उन्होंने कहा भाई जनता चुनकर भेजती है, 130 करोड़ लोग जिस सरकार को चुनते हों, हर 5 वर्ष में जिसका टेस्ट होता हो, और उसके द्वारा ही सारा सिस्टम चलता हो, वो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है, सॉवरेंटी पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट की सॉवरेंटी कैसे कहीं और या कन्वर्ट की जा सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को कैसे सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई एक बात देख लीजिए, हमारे देश में छोड़ दीजिए, संसार के किसी भी कोने में कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू डू द इंटरप्रिटेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी प्रावधान जो संसद के द्वारा बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट
कैसे किया गया है, गलत या सही, उसके इम्प्लीमेंट के लिए सही और गलत का निर्णय करेगा वो जस्टिस करेगा। लेकिन जहां वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, उसमें वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के किसी स्टेप को कैसे अंडन किया जा सकता है, ये कैसे हो सकता है। और अब जो उन्होंने कहा, क्योंकि भी जनता के द्वारा चुनकर आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के दिमाग में ये बात नहीं थी और डिस्कशन भी हुआ था, तो बाद में जो उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं, ये बहुत मार्मिक बात है, मैं अपील करता हूं जो लोग भी यहां उपस्थित हैं। अब उस वहां कौन कौन उपस्थित था? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा साहब, उन्होंने कहा कि मैं ऑडियंस से ये सवाल करता हूं, RM लोढ़ा साहब से, जो जजेस यहाँ पर हैं उनसे, जो लॉयर्स यहाँ पर ये हैं उनसे, यूनियन मिनिस्टर उसमें पीयूष गोयल साहब थे, कांग्रेस के लीडर P चिदम्बरम साहब उस कार्यक्रम में थे, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वहाँ थे। तो सबसे उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस विषय पर वार्ता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये विषय क्या जजेस के हाथ में जजेस का अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, जिसका कोई इलस्ट्रेशन संसार में कहीं नहीं मिलता। संसार के किसी कोने में जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस नहीं करते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट में 7 जज होते हैं, केवल ओनली 7। और 7 जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या वैसा करवा सकते हैं? वैसा करवा दीजिए ना। हमारे कोर्ट में, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो जनता से चुनकर आता है वो नाम प्रपोज करता है, और फिर उस जिस व्यक्ति का नाम प्रपोज किया जाता है चीफ जस्टिस के रूप में, उसको उनके यहाँ संसद में भेजा जाता है। संसद में बहुत सारे लोग उनसे प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों के सभी पार्टियों के लोग होते हैं और वो विषय लेकर आते हैं। उन विषयों के विषय में चीफ जस्टिस से, मतलब होने वाले चीफ जस्टिस से प्रश्न करते हैं, और उसके बाद वोटिंग होती है, तब अपॉइंटमेंट होता है। तो आप सोच लीजिए कि जो वोटिंग है वो पार्लियामेंट में नाम प्रपोज जरूर प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के द्वारा कंफर्मेशन के बाद होता है। तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो कुछ भी है, वो सब एक तरफ रह जाता है। क्या वैसा हमारे यहाँ हो सकता है कि चीफ जस्टिस नाम प्रपोज करे और उसको पार्लियामेंट में लाया जाए और पार्लियामेंटेरियन उससे कुछ दिन सवाल करें? और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो अमेरिका के कोर्ट के अपॉइंटमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। ये कई दिन की प्रक्रिया चलती है। जितने प्रश्न हैं सबके जवाब देने पड़ते हैं, ओपन फोरम पर जवाब देने पड़ते हैं उसके पार्लियामेंट के अंदर, कि भाई हम कैसे, उसको सोच क्या है। तो कानून में जो लिखा है, वो किताब में जो लिखा है, किताबी ज्ञान, और जो US सिस्टम है, वो जो जनता सोचती है और जो ब्रॉड वे में सोचा जाता है, वो सामने आता है। यानी कि प्रावधान जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन आपका मानसिक संतुलन कितना है, आप मानसिक रूप से देश को कितना जानते हैं, आप मानसिक रूप से सभी पार्टियों को लेकर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। ऐसा तो नहीं कि आप एक पार्टी के एक विचारधारा से प्रभावित हों और आप उस तरफ चल पड़ें और आपके जजमेंट आने लगे जो राष्ट्र को प्रभावित करें। तो ऐसा वहां पर नहीं होता। सभी पार्टियों के अपने प्रश्न होते हैं, उनके जवाब लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद कंफर्म माना जाता है जो कि प्रेसिडेंट ने नाम प्रपोज किया। यहां धनखड़ साहब ने, मतलब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 145 हमारे पास है। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 का हम रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद ही, मैंने कहा, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा कि मिनिमम 5 जजेस बेंच की बात की जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिसाइड करते हैं। ठीक है। उन्होंने साथ में कहा कि क्या इस बेंच को, जो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें इन्वॉल्व हो, उस पर इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का करने का अधिकार है, या फिर प्रावधान को ही ओवर रूल करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसार में और इसमें भी कहीं भी आर्टिकल 145 में कहीं ये नहीं लिखा कि कोई भी प्रावधान कोर्ट के द्वारा रन आउट किया जा सकता है, यानी कि उसको डाउन किया जा सकता है, उसको उस संविधान के प्रावधान को असंवैधानिक किया जा सकता है। ये कहीं नहीं लिखा। ये तो, और संसार के किसी कोर्ट में ये नहीं मिलता जहां पर यह कहा गया हो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान जो बनाया गया हो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दे। ये सिर्फ हमारे देश में आता है। साथ में फिर उन्होंने उसको घुमाया, और घुमाते हुए उन्होंने कहा कि नेवर टू लेट टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक,
ये कभी देरी नहीं होती कि बहुत देर हो गया और सोचा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मॉडेस्ट स्टूडेंट ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। और क्या की जा सकती है, तो ये लॉ के स्टूडेंट, जितने लॉ के स्टूडेंट मतलब लॉयर्स को लॉ का स्टूडेंट ही कहा जाता है, और मॉडेस्ट स्टूडेंट जो आजकल के है इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, उनसे सबसे उन्होंने आह्वान किया और पूछा क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है किसी भी सरकमस्टांस में? क्या सक्सीडिंग पार्लियामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उन्होंने किया। सक्सीडिंग पार्लियामेंट का मतलब है जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो सक्सीड करेगी पार्लियामेंट, क्या वो अर्लियर पार्लियामेंट के डिसीजन से बाउंड है? उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है। आर्टिकल 368 का हवाला दिया जा सकता है, और आर्टिकल 368 तो इसलिए ही बना है। और डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे खूबसूरत प्रावधान कौन सा है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कहते थे आर्टिकल 368 सबसे खूबसूरत पहलू है, जो कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखता है और समय, देश, काल, परिस्थिति, समय के अनुसार उसमें संशोधन कर देता है। इसलिए इसमें जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में ये नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई सीजीआई को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि सीजीआई ने अपना लेक्चर दूसरी तरह से ही दिया। उन्होंने कहा भाई फेमिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। फेमिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब महिलाओं के पक्ष का कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत का, और ये सबको अधिकार देता है, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देता है, वर्किंग क्लास को देता है। ये वो उन्होंने अपना एक लेक्चर पहले दिया था। उसके बाद उनके लेक्चर के बाद जो भाषण हुआ वो हुआ जगदीप जी धनखड़ का। और मुझे लगता है कि धनखड़ साहब ने जो बात कही है लीगल फ्रेटर्निटी होने के नाते बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी ताकत से कही है, और उसमें बड़ी जान है। सबको सोचना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि इस समय ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि तेज़ इसलिए हो गई क्योंकि 19 अपॉइंटमेंट करके जाएंगे इस समय के चीफ जस्टिस, और 19 अपॉइंटमेंट आप सोच सकते हैं कि क्या होगा भविष्य का भविष्य का सुप्रीम कोर्ट। और इसी दौरान 2024 में चुनाव भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।